दोस्तों, एक जमाना था जब ग्रेट ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर राज था। ऐसा कहा जाता था कि इस दुनिया में कहीं भी ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, धीरे धीरे दुनिया भर में आजादी की लहर चली, महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत आजाद हुआ। उसी की देखा देखी दुनिया के तमाम देशों ने ब्रिटिश राज दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली। कालांतर में भी ग्रेट ब्रिटेन एक बड़ी ताकत के रूप में हमेशा दुनिया में बना रहा। लेकिन अब अगर पिछले कुछ दशक से देखें तो ग्रेट ब्रिटेन अपने आंतरिक संघर्षों से इस तरह जूझ रहा है कि अब वहां लगातार अस्थिरता बनी हुई है। स्थिरता आ ही नहीं पा रही है। आंतरिक दशा भी इंग्लैंड की अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में कीर स्टारमर ने इस्तीफा दिया है, और अगर डेविड कैमरून से जोड़ा जाए 2016 से, तो 2026 तक अब तक जो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं उनके नाम हम दोहरा देते हैं: थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और अब कीर स्टारमर। क्या वजह है कि कोई प्रधानमंत्री स्थायी रूप से 4-5 साल काम नहीं कर पाता है? हम अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। इसीलिए मार्गरेट थैचर 3 बार प्रधानमंत्री रही और उन्होंने काफी लंबा समय 1979 से लेके 1990 तक 3 बार लगातार उनकी पार्टी सत्ता में रही, 3 बार प्रधानमंत्री रहे। लेकिन अब इस वक्त ब्रिटेन की तरफ दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं कि आखिर क्या वजह है कि बार बार प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। इन सवालों को जानने परखने के लिए, इनके जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बतौर मेहमान लंदन से ही डॉक्टर नीलोफर हुसैन। पेशे से वे डॉक्टर हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ वे सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हैं और जन स्वराज ओवरसीज की संस्थापक हैं, उसकी फाउंडर हैं। दुनिया भर में जो जन स्वराज का बहुत बड़ा संगठन फैला हुआ है उसकी अंतरराष्ट्रीय मुखिया हैं। डॉक्टर नीलोफर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुझे लगता है भारत के लोग इंग्लैंड के बारे में जो जानना चाहते हैं, एक भारतवंशी ही जो आप, चूंकि आपकी जड़ें भारत में हैं, भोपाल से आपका ताल्लुक है, तो आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। तो मेरा सीधा पहला सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री टिकते ही नहीं है? तू चल मैं आया जैसा सिलसिला लगा हुआ है। तो आपने जो सवाल पूछा बहुत ही मज़े का सवाल है, क्योंकि हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है कीयर स्टारमर, उन्होंने 2 दिन पहले ही रिज़ाइन किया है। और ये कई बातें दर्शाता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट वो ये दर्शाता है कि एक वाइब्रेंट वर्किंग डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बहुत अच्छी बात कही आप जी। और जब एक प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई किसी भी देश का बड़ा नेता हो, जिसको पब्लिक ने, जिसको जनता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परफॉर्म करने की, और अगर वो नहीं करता परफॉर्म, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये इसका बेसिक मूल्य है, जिस वजह से कीयर स्टारमर भी अब जो है, आपने जैसे बताया 10 साल में 6 प्रधानमंत्री बदले गए हैं हमारे यूके में, तो ये उसी की कड़ी का ये अभी लेटेस्ट हिस्सा है। अब मैं आपको ये थोड़ा बताती हूँ कि कीयर स्टारमर क्यों गए। बहुत सारे रीजंस थे इनके जाने के। जाहिर है कीयर स्टारमर के ऊपर ये बहुत सारा प्रेशर था, और ये प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। जी। मगर अगर आप इसके पीछे का वो देखें थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो कीयर स्टारमर जो है, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो एक बहुत ही मजबूत सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। उनको ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला था मिला था। और मेजॉरिटी लेके आए थे अपनी पार्टी लेबर के लिए। और वो वैसे तो यूके में जब इलेक्शंस होते हैं तो किसी के फेस को लेके नहीं होते हैं, मगर वो लेबर पार्टी के लीडर थे। तो एमपीज जब सेलेक्ट करते हैं तो ये एक गिवन होता है कि कीयर स्टारमर या उसी के मेन जो हैं उनमें से कोई किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा, एमपीज ही सेलेक्ट करेंगे अपना लीडर। तो वो लेबर पार्टी ने कीयर स्टारमर की लीडरशिप में एक बहुमूल्य जो है वो इलेक्शन लड़ा और जीता।
और उसके जी पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत ही अनस्टेबल रहे थे, और करीब करीब 15 साल से या काफी लंबे अरसे से कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थी। तो लेबर गवर्नमेंट आफ्टर टोनी ब्लेयर एंड गॉर्डन ब्राउन बहुत सालों के बाद आई थी, दशकों के बाद आई थी यूके दशकों में। बाद, तो जी बहुत इनसे बहुत होप थी और बहुत उम्मीद थी, लोग बहुत निराश रहे थे जो कि कंजर्वेटिव्स ने यूके के साथ किया था। मगर ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी और चेक एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम होता है यूके जी जी। में, ये उसका नतीजा है कि कियर स्टामर को रिजाइन करना पड़ा। इसी अच्छा इसी तरह नीलूफर जी, मेरा एक सवाल ये है कि आमतौर पर देखिए, भारत जैसे देशों में जनता उस तरह से आंदोलन करती है, कोई भी हम्म पार्टी सत्ता में हो, हम्म लेकिन लंदन में या ग्रेट ब्रिटेन में आपके यहाँ अगर देखा जाए तो कियर स्टारमर के इस्तीफे की बात करें तो जनता से ज्यादा उनकी अपनी पार्टी के सांसदों का, उनके अपने संगी साथियों का दबाव था इस्तीफे पर। एब्सोल्युटली सर, वो तो था ही, मगर ये बहुत लेयर्ड प्रोसेस है। इसमें जनता जी का भी दबाव था और पार्टी का इंटरनल भी दबाव था। और जी। अगेन मैं जब कहूंगी कि जो पार्टी से जो चुन के जाते हैं वो जनता के ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हाँ, तो नहीं उस रूप में तो ठीक है, लेकिन जी, आप देखिए नहीं हिंदुस्तान में तो सर, आप कल्पना नहीं कर सकते ना कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी का कोई सांसद पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग ले, लेकिन इंग्लैंड में तो हो रहा है ये। एब्सोल्युटली सर, और ये जनता का ही प्रेशर है जो अल्टीमेटली कियर स्टामर को इस्तीफा देना पड़ा। ये कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। जी कुछ स्टेप्स रहे हैं कि मतलब जैसे यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, मैंने जैसे कहा डायरेक्टली आप पीएम तो चुन नहीं सकते, आपके एमपीज चुन के आते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो बिल्कुल, लोग चुने जाते हैं, वो जाते जैसे इंडिया में है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वेस्टमिंस्टर सिस्टम जो है। इसमें से जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत पीछे से पावर रखते हैं, क्योंकि ओके। उनकी मेजोरिटी होती है। और जो सामने जो मेन लीडर्स होते हैं जो कैबिनेट वगैरह में होंगे वो सामने बैठते हैं। आपने देखा होगा यूके की पार्लियामेंट पीछे काफी लोग बैठे रहते हैं। ये जी पीछे से अपना काम करते हैं। इनको होती है फिक्र हम अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे, या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो हम वहां जवाब कैसे देंगे, क्योंकि कैसे सामना करें। ब्रिटेन की जनता जो है वो एक एक इंसान जवाब मांगता है अपने, और ये एक्सेसिबल होते हैं। ये जो होते हैं आंसरेबल भी हैं अपनी लोकल जनता के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और जी आंसरेबल भी हैं। तो क्योंकि इन्हें डर है कि भाई हम सड़क पे हैकल कर दिए जाएंगे, और यूके ओ, की जनता अब में नहीं घुसने देती। इनका रेस्टोरेंट में लोकली बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे वहां हमारे, सवाल पूछने लगते हैं लोग, पब्लिक प्लेस पर लोग सवाल पूछने लगते अरे वो बोरिस जॉनसन का तो अपना साइकिल लेके लंदन से निकलना हैं। दूर हो गया वो, और वो तो जी प्राइम मिनिस्टर। तो जो एमपीज होते हैं उनको अपनी बहुत फिक्र होती है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हमसे जनता पूछेगी तो हमें इनको प्रेशर डालना है। तो एमपीज इंटरनली मिलके जब देखते हैं कि ये बहुत ही जो है अनपॉपुलर हो गए हैं, इनकी पॉलिसीज को बहुत क्वेश्चन किया जा रहा है, और या फिर जो है अब इनसे नहीं बनेगा, तुमसे नहीं हो जी। पाएगा वाला, जब ऐसा अच्छा, फीलिंग मोटे मोटे होती तौर पर अगर हम ये जानना चाहें, हमारे है। हिंदुस्तान में जो दर्शक हैं वे जानना चाहें जी। कौन से ऐसे मुद्दे थे, जैसे भारत में तो बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे कई मुद्दे हम्म होते हैं, तो कियर स्टारमर या उनकी पार्टी ने कौन से ऐसे जी, वादे किए थे, कौन से इश्यूज थे जिनको लेकर जनता और उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव नाराज थे, किन चीजों सर को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जी एब्सोल्युटली सर, चार ऐसे जो है वो मेजर जी मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा। अगर हम नीचे से शुरू करें, जो सबसे पहले जी से एक प्रेशर रहा था वो था प्लमेटिक पब्लिक अप्रूवल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, राइट। तो जब इन्होंने सत्ता संभाली तो ऑलरेडी ये इसलिए आए थे, इन वादों पे आए थे कि लेबर गवर्नमेंट आनी है, और जो जिसे हम अपने भोपाल की लैंग्वेज में कबाड़ा, यानी जो मट कबाड़ा हो चुका है देश का या बिल्कुल अर्थव्यवस्था का। एग्जैक्टली जी जो बंटाधार किया था कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने, उसको ये आके सुधारेंगे। और ये उस पे बहुत फॉल शॉर्ट किए इन्होंने। जो है, जैसे आप जानते हैं कि यूके की जो सोशलिस्ट कंट्री है यूके, यहाँ पे एनएचएस है, और एक बहुत बड़ा सा बेनिफिट सिस्टम है, जो कि आप डिसेबल्ड हैं और अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं या आप प्रेग्नेंट वुमन हैं, आपका छोटा सा बच्चे हैं, तो आपको जो कुछ जो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, एक तरह से वो एग्जैक्टली, वहां पूरी तरह से लागू है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसका जी मिसयूज भी होता है, ये एक अपनी अलग बात है, मगर ठीक है। तो वेलफेयर जो था सिस्टम, उसके ऊपर जो प्रेशर्स थे और जो इन्होंने वादे किए थे, ये वो वादे नहीं पूरे कर पाए, और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा जी रहा था।
सेकेंडली नीचे से थर्ड वाला जो है वो पीटर मैंडलसन का जो स्कैंडल रहा है, हाँ ठीक है, वेटिंग स्कैंडल। बिकॉज पीटर मैंडलसन आप देखें तो वो टोनी ब्लेयर के जमाने के एक वेटरन पॉलिटिशियन है, उनको एक स्टेट्समैन भी समझा जा सकता था, समझा अब जा नहीं, क्योंकि अब तो वो मतलब फॉलन हो गए हैं बेसिकली। तो उनका लिंक जो एप्स्टीन के साथ था, ये मैं उस सवाल पर आने वाला था, अच्छा हुआ आपने शुरू कर दिया। मैं अपना सवाल जोड़ देता हूँ। क्या कियर स्टारमर के इस्तीफे में पीटर मेंडलसन के एप्स्टीन से मिलने, उसके एप्स्टीन फाइल्स में उनका कई बार नाम आना, ये भी एक वजह हो सकती है? यद्यपि कियर स्टारमर खुद तो कभी नहीं मिले एप्स्टीन से, राइट, उनका कोई नाम कभी सामने नहीं आया, तो क्या ये वजह भी हो सकती है? I think that is actually one of the factors that build that pressure. Although वो ओके, एप्स्टीन वाला मामला है, वो अपने आप में यूके में बहुत बड़ा है, उसके ऊपर एक अलग सवाल हो सकता है, बट यस इट वाज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बिकॉज ओके, कीयर स्टार्मर्स गवर्नमेंट ने जो है पीटर मैंडलसन को यूके का यूएसए का एम्बेसडर जो है वो बनाया। नियुक्त किया। एंड इसमें पब्लिक आउटरीच ये हुआ कि आप इंटरनली जानते, आपने वेट क्यों नहीं किया। ये एक पब्लिक एम्बैरेसमेंट की तरह लिया गया इन एज एन गवर्नमेंट। इतना जो कुछ कंट्रीज के जो डिग्निटरीज होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें यूएसए का जो है एम्बेसडर, और वही आपने वेट नहीं किया। गवर्नमेंट को अंदर की सारी जानकारी है, क्योंकि ये एप्स्टीन का मामला तो बहुत सालों से चला आ रहा था, तो 2009 से खुला हुआ है। एग्जैक्टली तो ये आपने तो ब्रिटिश पब्लिक वाज एम्बैरेस्ड दैट वन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अल्टीमेटली एवरीवन इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एंड जो पब्लिक है वो इतनी जागरूक है कि उस पर सवाल करे, आउटरेज हो जाए। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स था। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो था, वन ऑफ सम वेरी हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशंस हुए इनकी गवर्नमेंट में, जो इनके बड़े मिनिस्टर्स ने खुद ही रिजाइन कर दिया कि तुम जो है वो सही काम नहीं करो तो हम रिजाइन कर देंगे। उसमें एक डिफेंस सेक्रेटरी थे, एक वेटरन आर्मी ऑफिशियल थे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया ये कह के कि यू आर नॉट वेरी क्लियर ऑन यूके डिफेंस प्लान, बेसिकली फ्यूचर प्लान जो है उसकी बजटिंग, उसकी स्पेंडिंग, आप उसमें कुछ ठोस क्लियर निर्णय नहीं। एब्सोल्युटली। तो एक ये प्रेशर था। और फाइनली जो डेवास्टेटिंग इलेक्शन लॉसेस हुए हैं रिसेंटली, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में, जहां पर इंग्लैंड में, वेल्स में, सो मैं वेल्स में रहती हूँ सर, विच इज अनदर कंट्री, राइट। तो इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड में लेबर हैज लॉस्ट मैसिव ग्राउंड, एंड बिल्कुल ऑलमोस्ट, आप क्या कहते हैं राइट टर्म मुझे मालूम नहीं है, मगर सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ ऑलमोस्ट। और सुपड़ा साफ किया किसने? एक नई पार्टी है जो कि बहुत फार राइट पार्टी है, विच इज कॉल्ड रिफॉर्म। ओके, तो रिफॉर्म जो है नाइजल फराज की पार्टी है, ट्रम्प से बहुत जुड़ी हुई है, बहुत अनपॉपुलर भी है, बट पॉपुलर अमंग द राइट विंग। तो उनको लेबर वोटर्स ने सपोर्ट कर दिया, उन लेबर स्ट्रॉन्ग होल्ड में कर दिया जहाँ पे लेबर कभी हारता नहीं है। तो दैट वाज एब्सोल्यूट पब्लिक का ये था कि क्या कहते हैं, हम आपके ऊपर हमें भरोसा नहीं रहा। और फाइनली इसमें एक बहुत अनोमली जो रही वो था हमारे मैनचेस्टर के, मैं उनका बस सॉरी नाम देख लेती हूँ। मैनचेस्टर में एक जीते हैं मैक्यूफील्ड करके, एंडी बर्नहम, सॉरी मैं नाम देख रही थी क्योंकि मैं कोई भूल बात जाती नहीं। तो ये एक्चुअली बहुत पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं कियर स्टार्मर के, एंडी बर्नहम जो हैं, और दो एक बार ये टॉप लीडरशिप फॉर लेबर के लिए लड़ भी चुके हैं जब इंटरनली आप चूज करते हैं। तो ये 3 टर्म से मैनचेस्टर सिटी, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूके है, उसके मेयर थे। और इन्होंने ना सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाई, पर मैनचेस्टर वाज द ओनली प्लेस वेयर लेबर एक्चुअली गॉट एडिशनल वोट्स। तो उन्होंने अपनी लेबर का वो बढ़ा लिया। तो इट वाज अगेन ही गॉट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। और अंदर के जो बैक बेंचर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब तो एंडी बर्मन को लाना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक उसे पसंद कर रही है, आप जाइए। तो एक नाम आपने संयोग से ले दिया है, और उनके जिक्र के बिना तो दुनिया नहीं चल रही इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के दरोगा। आपके प्रधानमंत्री जी, एक बात बताऊं, कियर स्टार्मर का इस्तीफा देने के एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि इस्तीफा होगा। मैं तो वही सवाल पूछ रहा था, आपने बिल्कुल, मैं वही सवाल पूछने जा रहा था कि कियर स्टार्मर इस्तीफा देंगे, इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कर दी। उन्होंने कहा कि स्टार्मर का इस्तीफा होने वाला है। तो ये कैसे हुआ?
आपके देश का प्रधानमंत्री है, जी अमेरिका कैसे तय कर रहा है कि वो इस्तीफा होगा, कल हो जाएगा इस्तीफा या इस्तीफा देने वाले हैं? ठीक है, अटकलें बहुत पहले से लग रही थी, तो जी उनके इस्तीफे में जी क्या इंग्लैंड और अमेरिका के रिश्तों का भी कोई योगदान है? डोनाल्ड ट्रंप और स्टारमर के बीच जो रिश्ते चल रहे थे, उसका भी कोई योगदान है? और हाल ही में हम्म ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट और साम्राज्ञी अभी होकर आए हैं व्हाइट हाउस में जी मेहमान नवाजी करके। जी ये सब भी कहीं कुछ है इसमें, इस्तीफे के सर पीछे? एब्सोल्युटली सर, ये बहुत लेयर्ड होता है, बहुत स्ट्रेटेजिक होता है, बट पॉलिटिक्स जो है वो आम जनता के थ्रू ही अल्टीमेटली चलाई जाती तय है, होती है, किसको ठीक। आना है किसको नहीं आना है, एटलीस्ट यूके में तो सर ये बहुत सरप्राइजिंग था यूके पब्लिक के लिए और बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था। और मुझे याद है वो संडे को ट्रम्प ने शायद जी हाँ, ट्वीट किया होगा, जो मैंने नोटिस किया एंड आई फाइंड इट इज सो अनयूजुअल। मैंने उसको नोट किया, मतलब मैंने कहा, ये कैसे शायद अनाउंस शायद शायद G7 में गए हुए थे ट्रम्प, वहीं से उन्होंने किया ट्वीट, वो शायद। वर्साइल की ट्वीट साइन करने के बाद शायद। और संडे जी जब मैं काम पे गई हूँ, अपने अपने हॉस्पिटल गई, तो वहां पे ये बस थी, ये मरमर था, और ये मतलब ये अनॉयड मरमर था कि डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस कर रहा है। और लो एंड बिल्कुल, बिहोल्ड 11 बजे के करीब न्यूज आ गई कि कियर स्टार्मर जो है वो, अच्छा, रिजाइन कर रहा एग्जैक्टली। एंड अगेन आई कैन ओनली टॉक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, और जिस कम्युनिटी में मैं रहती हूँ, काम करती हूँ, एवरीबडी वाज आउटरेज्ड एंड अनॉयड। ये ब्रिटिश लोकल पब्लिक की बात है, दे है। बिल्कुल कांट ठीक। एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग दैट। तो इसके बारे में तो सवाल जवाब और प्रतिक्रिया आएगी, जरूर आएगी। ब्रिटिश पीपल एक्चुअली सर डू नॉट लाइक डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत यहाँ पे खुल के विरोध है, और उनके लिए एक्चुअली ऐसी बातें होती हैं जो मतलब हास्यास्पद भी लगती हैं, और कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ दिस पर्सन बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड लेकिन पॉलिटिक्स। सम्राट तो और महारानी तो अभी होकर आए हैं, वो साउथ बहुत लॉन में पार्टी करके आए हैं। एंड जी एब्सोल्युटली यू राइट। उसमें आपने अगर ब्रिटिश नुआंस नहीं देखा, जो हमारे किंग की स्पीच थी, उसमें हाँ, एक ब्रिटिश तरीका होता है जिससे आप यू से द थिंग इन द मोस्ट पोलाइट वे टू पुट द पर्सन कहा था इन। किंग चार्ल्स ने वहां एक किसी बात पर डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे तरीके से आईना दिखा दिया था। एग्जैक्टली और कई बार, और उसके जब वो वापस आए तो एक्चुअली पब्लिक में बहुत ही उनसे कोई मिले थे रिसेंटली, शायद कोई जो बैंड था, कौन से जो ब्रिटिश पुराने बैंड्स जो हैं, जी रॉक बैंड्स, जी उनके जो वो पुराने किंग चार्ल के दोस्त रहे होंगे, किसी पार्टी में मिले तो वो वीडियो आउट है कि तुमने तो बहुत अच्छे से लतेड़ा चार्ल्स, बहुत अच्छा किया, और चार्ल्स हंस रहे हैं। तो बेसिकली ये बात लोगों को प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आएगी, मगर जो जो ब्रिटिश नुआंस समझता है वो समझ गया कि इट वाज अ needed meeting that the king in his chair could not avoid. It had to be done for political and other strategic purposes. However, also अगर हम बहुत पीछे देखें तो क्वीन को भी बहुत सारे ऐसे लोगों को होस्ट करना पड़ता था बिल्कुल। जिनको वो खुशी से होस्ट नहीं करती थी। इन दैट उस श्रृंखला में चाइनीज प्रीमियर आए थे, उसका बहुत हुआ था कि people could see the strain on in the behavior of how she carried herself, the queen. जी It was under almost like a duress. बिल्कुल। Similarly, King Charles had to do certain things. Nobody likes कुछ कुछ चीजें प्रोटोकॉल की वजह से करना पड़ती हैं, परंपरा की वजह से करनी करना पड़ती हैं, पर वहां भी पड़ती अपने देश की गरिमा स्थापित कर दी किंग चार्ल्स ने। चूंकि राज परिवार का जिक्र हो रहा है, थी। तो एक राजकुमार की बात भी कर लेते हैं, प्रिंस जी एंड्रयूज की। वे कहाँ हैं आजकल? सर, वो एप्सिन तो एप्सिन फाइल्स के बाद उनके तमगे सारे छीन लिए गए हैं, राजसी खिताब। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। उनका उनका वो एग्जाइल में है, आप उसको जी रॉयल एग्जाइल कह सकते हैं। उनके उनके सारी पब्लिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो ओहदे थे, वो सब उनसे टेक बैक कर लिए गए हैं, वो छीन लिए गए हैं। तो उनके जो रॉयल जो मिलिट्री ऑनर्स थे वो ले लिए गए हैं। उनका उनसे हिज हाइनेस का जो जो टाइटल था, जो जिस तरह से वो बुलाए जाते थे, वो भी अब कोई जी नहीं कहता ओके। उनको, वो भी नहीं। उनकी जो ड्यूकडम थी, ही वाज द ड्यूक ऑफ यॉर्क, वो भी उनसे ले लिया गया है। और अब ये गवर्नमेंट लेजिस्लेशन पास किया जाएगा जिसमें उनके, क्योंकि वो 8th इन लाइन ऑफ थ्रोन है, क्योंकि वो क्वीन की औलाद हैं, क्वीन के बेटे हैं, बिल्कुल। और वो अभी मतलब वो तो है ही, तो उनसे वो भी हटा दिया जाएगा।
और किंग ने बहुत बड़ी प्रतिनिधि इसे दोबारा समझा दीजिए, क्या हटा दिया जाएगा? तो सर प्रिंस एंड्रयू जो हैं वो, अब हम उन्हें प्रिंस नहीं कह सकते, एंड्रयू विंजर हाँ कहते हाँ, हैं, क्योंकि मैं जी, ब्रिटिश मैं रहती हूँ, सिटीजन हूँ, तो मैं उनको प्रिंस नहीं कह सकती। नहीं कह सकते तो बिल्कुल। एंड्रयू विंजर जो हैं अब एट इन लाइन ऑफ थ्रोन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी किंग चार्ल्स जो हैं किंग्स हैं, सेकंड इन लाइन ऑफ थ्रोन उनके बड़े बेटे प्रिंस विलियम है। उसके बाद प्रिंस विलियम के बाद उनके 3 संतानें हैं, तो बेटा, फिर बेटी जी, और छोटे बेटे लुई, तो ये 4 हो गए। उसके बाद प्रिंस हैरी आते हैं, ऐसे करके प्रिंस हैरी की दो संतानें, ऐसे करके फिर उनकी प्रिंस किंग चार्ल्स की बहन जो उनसे छोटी हैं वो आती हैं बिल्कुल। लाइन में, मेरा ख्याल है। और इसी क्रम में जहां पर भी इनकी नेक्स्ट जो होगी ये एंड्रयूज आते हैं जी। एंड्रू आते हैं, एंड्रू विंजर। तो अब तो उनको उस लाइन से हटा दिया जाएगा। उनको उस लाइन से, मगर उसके लिए लेजिस्लेशन लाके वो थ्रू ओ, पार्लियामेंट एक मोशन होगा, उसके थ्रू होगा, और उसकी तैयारी चल रही है। और ये कुछ दिनों में हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो ये कंप्लीटली हटा दिए जाएंगे। एक और चीज जो इनके साथ हो रही है वो है ये जो जिस आलिशान जिंदगी में रहे हैं, जिए हैं, जी जिन हाँ, घरों में रहे हैं, वहां से ये कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। अब एक सैंड्रिंगम एस्टेट है जो किंग चार्ल्स की एस्टेट है, नॉर्फॉक में, नॉर्थ में। उसमें उसके उनकी एस्टेट के एक कोने के छोटे से घर में ये रह रहे हैं। ओ, वो घर में इनके एक नौकर की भी रखने की भी जगह नहीं है। जो ओ, इंसान जिसने जिंदगी में कपड़े भी किसी नौकर से पहने, जो ऐसे हाथ करके खड़ा हो और कोई आके शर्ट पहनाए, उसके लिए एक नौकर नाप भी होना ये जेल की ही तरह है। जेल इनको जैसा ही है। नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर अटैक हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये पब्लिकली दिख जाते हैं तो इनको हैकल और अब्यूज किया जाता है। एक एग्जांपल ये है कि अभी 2026 में ही ये उस एस्टेट में से शायद बाहर निकल गए थे गलती से, या कोई घूम रहे थे एस्टेट के अंदर ही, और एक होमलेस मैन ने इनको देख लिया और उसने इनको चेस किया। वो ओ, इनको मारने के लिए पीछे दौड़ा, क्योंकि इस जो इन्होंने किया है कृत, उसकी इतनी मतलब अनएक्सेप्टेंस है, और पब्लिक मूड इनके बिल्कुल खिलाफ है। इनको अब कोई रिसीव नहीं करता, यानी नहीं, कंप्लीट एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी हो गया है। तो ही इज लिविंग अ वेरी अ लाइफ दैट इज सेक्लूडेड एंड ऑलमोस्ट पूरी लाइक तरह निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और बिल्कुल एकांतवास जिसको कह सकते हैं, एकांतवास में है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डॉक्टर नीलोफर, हम थोड़ा सा जी इंग्लैंड की दशा और दिशा पर लौटें। जी इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन छोड़ा, जी। उसकी वजह से कोई विशेष समस्या आई क्या? ब्रेग्जिट के बाद से लोग कहते हैं कि फिर इंग्लैंड के सामने कई तरह की चुनौतियां आई। ये जो जी। पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्रियों का आवागमन चल रहा है, इसके हम्म। पीछे यूरोपियन यूनियन को छोड़ना भी हम्म। कहीं कोई एक वजह हो सकता है? बिल्कुल सर। आई थिंक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये बहुत मतलब दशकों से चली आ रही एक पीड़ा को आपने कहा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जी, वो यूं है कि जब डेविड कैमरन जो इलेक्ट होके आए थे, वो बहुत अरसे बाद आई थी कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि उससे जी, पहले टोनी ब्लेयर का शासन रहा था करीब 2 टर्म के लिए, उसके बाद गॉर्डन ब्राउन रहे थे। तो कंजर्वेटिव्स को आना ही था, मगर ये कुछ प्रोमिसेस करके आए थे। उसमें एक प्रॉमिस था कि मैं अगर कंजर्वेटिव पार्टी आई तो हम एक रेफरेंडम करेंगे, एंड दैट रेफरेंडम वाज वेरी मच अराउंड ईयू। लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन था बीइंग इन ईयू, बट आल्सो अ लिटिल बिट ऑन इमिग्रेशन, थोड़ा सा इसके कई मतलब होते पहलू जिसको लेके उन्होंने कहा एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट है, उसको हम इनकैश कर सकते हैं थ्रू रेफरेंडम। ठीक, एंड कंजर्वेटिव पार्टी नेवर रियली थॉट कि ये वोट कर देंगे मतलब ब्रेक्सिट के लिए लोग वोट कर देंगे। मगर 2013 में ये ब्रेक्सिट का वोट हुआ, 2014 के करीब है, 2013, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली, मतलब ईयर। और उसमें अनफॉर्चुनेटली 52% जो है लोगों ने ब्रेक्सिट के फेवर में वोट कर दिया, छोड़ना है ईयू को, बिल्कुल। ईयू को छोड़ना है। तो वो बहुत बड़ा शॉक था कंट्री के लिए, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट विल हैपन। तो मैं बताऊं, उसकी वजह से जो है पूरा ब्रिटेन जो है देश, वो कई लाइंस में डिवाइड हो गया। जैसे मेरे घर में ही मैंने अगेंस्ट वोट किया था, मैं नहीं चाहती थी कि आप यू से निकलें, और मेरे हस्बैंड ने फॉर वोट किया था, और हमने बहुत बहस की, करते रहे, मगर अग्री नहीं किए।
ऐसे ही मेरे पड़ोसी जो हैं, एक बहुत ओल्ड वेल्श कपल है, बहुत ट्रेडिशनल है, इन्होंने फॉर वोट किया था कि आप EU से निकल जाइए, और निकलिए उससे। इनके बच्चों ने नहीं किया था। उन्होंने कहा था नहीं, हमें रहना है। तो कंट्री डिवाइड हो गई थी उसकी वजह से। अब EU से निकलने के शॉर्टफॉल्स क्या हैं, उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं क्या? यस सर, बहुत ही। क्योंकि अगर हम देखें तो हम कई लेवल्स पर, जैसे बहुत मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड ड्रैग चल ओके। रहा है, जी इकोनॉमिक। जी। वो आप ये मान लीजिए कि एक हम सिंगल मार्केट में थे, EU में होने की वजह से। जैसे आप देखें कि USA एक समूह है बहुत सारे स्टेट्स का, और जी उसमें फ्री मूवमेंट अलाउड है, फ्री ट्रेड अलाउड है, फ्री आप अपना सामान यहाँ EU पे का बना। अपना करेंसी भी यूरो डॉलर था, यूरो था। यूरो, ऑल्दो हम है लोगों का पाउंड, मतलब है अभी भी। हमारा पाउंड ब्रिटेन ने होल्ड किया हुआ था उसको, पाउंड को, जी मगर हम जी। उसमें जो थे, यहाँ पे अगर आप जो है वो ब्रोकली या पोटैटो उगा रहे हैं तो आप आराम से जाके वो स्पेन में सेल कर सकते थे। स्पेन के संतरे और टमाटर यहाँ आते थे फ्री में, ठीक है ना? उसी तरह उसमें कोई टैरिफ नहीं लगता था, उसमें कोई चेक्स नहीं होते थे, क्योंकि वो इंटरनल मामला था, जैसे हमारे भारत में होता है ना? हाँ, एक जो स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ भी जा सकता है। कश्मीर में एप्पल्स होते हैं, वो हम भोपाल में बैठ के खाते हैं, और उसमें कोई टैरिफ नहीं होता। तो वो फ्री मूवमेंट जब हो तो जो वो खत्म हो इकोनॉमिक, गया EU से निकलने से। हाँ, और उसके साथ एक ये भी हुआ कि हाई इन्फ्लेशन एंड लेबर शॉर्टेज हो गया। तो यूके में क्या है कि बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं या बड़े बड़े काम करते हैं। पहले जी ज़माने में लेबर आती थी, ये लोग भर भर के इंडिया से और हमारे महाद्वीप से ले आते थे, या ये अफ्रीकन कंट्री से लेबर ले आते थे, बिल्कुल। है ना? अब वो खत्म हो गया, तो EU से चीप लेबर आती थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से सीजनल लेबर आती थी। तो जब इनको हार्वेस्टिंग करनी हो, या इनको होटल में जो आपके वेटर्स होते हैं, वो बहुत समर में बहुत सीजन होता है, टूरिस्ट का सीजन, तो उसके लिए टूरिस्ट जॉब्स बहुत होती हैं, जो छोटी छोटी जॉब जो कोई करना नहीं चाहता, वो ईस्टर्न यूरोप से लोग आके करते थे। चीप लेबर होती थी, बहुत ज़्यादा वो आपसे आर्ग्यू नहीं करते, अपनी राइट्स डिमांड नहीं करते, और आसानी से काम कर देते हैं। अब उससे तो बाहर निकल गए तो उनको भी, लेबर को भी नहीं ला सकते अब लेबर आना भी नहीं चाहती, आना भी नहीं चाहते। जी। क्योंकि उनको तो कुल उनको मिलाकर यूरोपियन यूनियन से निकलना भी इंग्लैंड के लिए भारी पड़ गया, एक तरह से ये कहा जाए। सर लेकिन एक बहुत। बात आपने, चूंकि अब हम एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं डॉक्टर जी साहब, आपने इंडिया का भी जिक्र किया। इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में जी जो दूसरे देशों के लोग हैं, जिसमें एशियाई तमाम देश हैं जिसके लोग वहां हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी वहां थोड़ा सा अनरेस्ट दिखाई देता। अभी स्कॉटलैंड में कोई घटना हुई है, काफी दंगे अंगे भी हुए उसके बाद। क्या सचमुच में ब्रिटिश समाज अब उकताने लगा है? ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, धीरे धीरे करके क्या ऐसी कोई गतिविधि कर रहे हैं भारतीय या एशियाई लोग, जिसके चलते अब अंग्रेजों को तकलीफ होने लगी है? क्या इस तरह का सचमुच में कोई वास्तविक असंतोष है, अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं हो जाती? नहीं अंतिम सर, सवाल है जी। सर बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये हो रहा है, और अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओ तो मैं 26 साल से यूके में हूँ, और मैंने इसको कभी ऐसे नहीं देखा। 2 वेव्स आई थी। अगर आप एक वेव मान लें जो 2016 में कल्मिनेट हुई ब्रेक्सिट को लेके, वो भी जी। एक रेफरेंडम था अगेंस्ट इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन उन लोगों के खिलाफ। इमिग्रेशन जो है, एंड स्पेशली इमिग्रेशन ऑफ पीपल हु डू नॉट लुक लाइक यू, जो इन गोरों की तरह नहीं दिखते हैं, जिनका रहन सहन, बातचीत, अलग है। बैठना पहनावा अलग है, तो उसकी जो जो ये वेव्स आती थी इमिग्रेंट्स की, उसके खिलाफ एक रेफरेंडम था, गुस्सा था, जिससे कि इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और ब्रेक्सिट कर लिया। हाँ। और ये सोचा था कि ब्रेक्सिट होने के बाद ये वेव रुक जाएगी, वो रुकी नहीं, वो और बढ़ती चली गई, क्योंकि फ्रांस ने कहा कि भाई हम पहले तो बोट्स रोक देते थे, अब हम नहीं रोकेंगे। अब फ्रांस कहते हैं हम यहाँ क्यों ठहराएं इन लोगों को, जाने दो ब्रिटेन। तो वो बोट्स आ रही हैं, तो हमारे पास कई तरह से लोग आ रहे हैं, और इसमें हमारे पास वो बोट से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उसमें वॉर टॉर्न कंट्रीज जो हैं, आप मान लीजिए सीरिया वगैरह से, अफगानिस्तान से तो लोग आते ही हैं, वहां मगर से उसमें भी आ रहे ये भी है सर कि उसमें इंडिया से भी लोग आते हैं। हैं, आते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उस रूट से भी आ रहे हैं, वो डंकी रूट कहलाता है, डंकी रूट से जी। ठीक है। दूसरा एक और वेव आ रही है जो ऑफ इंडियंस स्पेशली, वो आ रहे हैं एज स्टूडेंट्स। जी हाँ।
और ये जो है दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो ये अमीर लोगों के बच्चे हैं, जो कि जिनके लिए ये है कि भाई या तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो अमीर कह रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा वहां जाके पढ़ेगा। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई से थोड़ा बहुत मतलब है, मगर उनको मालूम है कि वापस जाके लाइफ सेट है। एज सच पेरेंट्स जो है हमारे इतने रिच हैं, हमें अपना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है, या कहीं ना कहीं हमारी अच्छी कंपनी में पापा मम्मी की पहचान है, जॉब लग जाएगी। तो इनको पढ़ाई से फर्क नहीं होता, ये आके यहाँ पे बहुत ऐश करते हैं। और जो दूसरी एक बहुत बड़ी संख्या आ रही है स्टूडेंट्स की, वो आते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप लोन लेके, और ये करोड़ों का लोन होता है सर, करोड़ों का होता है निश्चित तौर पर। वो लोन लेके आते हैं, वो कोई भी कोर्स ले लेते हैं एज लॉन्ग एज उनको एडमिशन मिल जाए, और यहाँ आके वो कुछ ना कुछ जॉब करने लगते हैं, और ये बच्चे जाना नहीं चाहते, और ये डेस्परेट होते हैं, और धीरे धीरे इसीलिए ब्रिटिश समाज में एक असंतोष पनप रहा है, बहुत ज्यादा। और कुछ हरकतें भी हैं सर जो हरकतें हमारे भी हैं। सोशल इंडियंस, मीडिया के दौर में भी सारी हरकतें सामने आ ही जाती हैं, सर। और दुनिया के सामने है लगातार। इसमें मैं पाकिस्तानियों, अरब्स, अफ्रीकन जो है इमिग्रेंट, उनकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इंडियंस की बात कर रही हूँ। एक वो जो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, वो सर जब आप खुद भी डंका बजाने लगते हैं एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे उस डंके को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी जाती है, जहाँ पे कोई उस तरह का डंका नहीं बजाता है, तो बिल्कुल वो फिर आपको वो स्टैंड अप करके देखते हैं। अभी अगर आपने नोटिस नहीं किया तो जो ब्रिटिश इंग्लिश क्रिकेट एसोसिएशन है, जो वहाँ की यहाँ के वेटरन एंड बहुत रिस्पेक्टेड जी हाँ, क्रिकेटर्स है, वो भी आवाज उठा रहे हैं। उनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये बीसीसीआई जो है ये क्या कर रहा है क्रिकेट के साथ, वर्ल्ड क्रिकेट के साथ, उसकी ठीक गरिमा बात, को तार तार कर बिल्कुल। रहा और इंग्लैंड तो क्रिकेट की का तीर्थ है एक तरह से कहा जाए, है। लेकिन भारत को लेकर आपकी चिंताओं पर अगली बार अलग से बात करेंगे, और हम जानने जी की जरूर कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की सरजमीन से आप इंग्लैंड पहुंचे हैं तो अपने देश की फिक्र है, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिन पर हम अलग से आपसे बात करेंगे। आज हमारी पूरी बातचीत ग्रेट ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल को लेकर थी, प्रधानमंत्रियों के बार बार इस्तीफे, देश के भीतर जो कुछ चल रहा है उसे डॉक्टर नीलोफर के मुताबिक एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान माना जा सकता है कि जनता और जनता के प्रतिनिधि अपने ही चुने गए प्रधानमंत्री से जब असंतुष्ट होते हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो बहुत आसानी से प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। एशिया के देशों में, भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सर। हम रूस और चीन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां इस तरह की डेमोक्रेसी है, खासतौर से ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां भी प्रधानमंत्री लोग इस तरह इस्तीफे नहीं देते, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी थैंक यू सर। मैं आपकी बात में बस यही कह रही थी कि शायद अभी इन्होंने जो है वो इलेक्शन चोरी करने की, वोट चोरी करने की विधा सीखी नहीं है। सीखी नहीं है, बिल्कुल। आई एम रियली माइंडफुल कि वो विधा कहीं और रहे, वही अच्छा है, ताकि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी स्वस्थ रहे और लोगों को इसका फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलोफर। बहुत